हेलो स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है हमारा कैलकुलेशन ऑफ विंड लोड। और ये कैलकुलेशन ऑफ विंड लोड में स्पेशलिटी ये है कि ये वैल्यू मैंने पहला वीडियो जो है वो मैं हिंदी में बना रहा हूँ। ठीक है। आई होप कि आपको सब समझ आ जाए और मेरी हिंदी को थोड़ा सुन लेना, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो चलो लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ विंड लोड। ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ विंड लोड में विंड लोड को कैलकुलेशन कैसे करते हैं? स्टील रूफ ट्रस पे, मींस कोई रूफ ट्रस होता है उस पे हम विंड लोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका मेन इक्वेशन कौन सा है? अगर आपको मेन इक्वेशन चाहिए तो विंड लोड कैलकुलेशन का मेन इक्वेशन है F इज इक्वल टू CPI इंटू एरिया इंटू PZ। ये आपका इक्वेशन है। क्या क्या टर्म्स है? CPE माइनस, माइनस सिंबल क्या होता है कि माइनस सिंबल क्या कहता है कि ये आपका विंड लोड है। ओके, सो ये है CPE, ये है CPI, ये है एरिया और ये है PZ। इसको आपको याद नहीं रखना है, ये आपको IS इंडियन स्टैंडर्ड कोड में दिया हुआ है। तो कौन से दिया हुआ है? तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा आपका इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से इसका इक्वेशंस। वेट, ये आपका इक्वेशन है। ये क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से CP जो है वो क्या दिखा रहा है आपको? एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट। CPI क्या दिखा रहा है आपको? इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट। एरिया कौन सा होगा? अगर रूफ ट्रस होगा, जैसे कि अगर आप देख लो कि हमारा रूफ ट्रस ऐसा है, देखो ऐसा रूफ ट्रस आएगा। एक छोटी सी फिगर बना के दिखाता हूँ, बड़ी वाले ने दिखा था। तो उसमें विंड फोर्स जो है, विंड फ्लो यहाँ से होगा। ओके, तो विंड फोर्स कहाँ पे लगेगा? ये पोर्शन पे लगेगा। तो ये पोर्शन हमारा क्या हो गया? ये वाला हो गया, जहाँ पे हम रूफ कवरिंग मटेरियल रख रहे हैं वो वाला हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं? तो एरिया कौन सा आएगा? तो अपना एरिया जो आएगा वो कौन सा आएगा? वो आएगा स्लोप एरिया आएगा। कौन सा आएगा? स्लोप एरिया। ओके, स्लोप एरिया अपना होगा। ओके, और यहाँ पे पीज है। सीपी क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट। CPI क्या है? इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट। और एरिया होगा सरफेस स्लोप एरिया। और PD डिजाइन विंड प्रेशर। तो इसका मीनिंग ये है कि हमें जो विंड लोड कैलकुलेट करना है, तो ये F का मीनिंग है टोटल विंड फोर्स। F का मीनिंग क्या है? टोटल विंड फोर्स ऑकर ऑन रूफ ट्रस, टोटल विंड फोर्स। ओके, तो हमें F फाइंड करने के लिए ये सारे टर्म्स फाइंड करने होंगे, जो होगा CP होगा, CPI होगा, एरिया होगा या PZ होगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं PZ से। तो ये PZ क्या है? PZ, तो PZ मीन्स क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डिजाइन विंड प्रेशर, डिजाइन विंड प्रेशर। तो ये भी आपको याद नहीं रखना है, इसको भी, इसका भी इक्वेशन आपको दिया होगा IS 875 पार्ट 3। याद रखना कि IS 875 पार्ट 3 है इसका विंड लोड कैलकुलेशन का कोड। तो ये रहा आपका PZ का इक्वेशन। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है PZ का इक्वेशन, ये रहा। ये है PZ, डिजाइन विंड प्रेशर। द डिजाइन विंड प्रेशर एट एनी हाइट above mean ground level shall be obtained by the following relationship। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको डिजाइन विंड प्रेशर का इक्वेशन। तो डिजाइन विंड प्रेशर का इक्वेशन क्या है? तो PZ इज इक्वल टू 0.6 VZ स्क्वायर। अब आप कहोगे कि ये भाई VZ क्या हमारे पास? तो VZ का मीनिंग क्या है वो यहाँ पे लिखा है, देखो। डिजाइन विंड वेलोसिटी इन मीटर क्यूब पर सेकंड। VZ मीन क्या है? डिजाइन विंड वेलोसिटी, डिजाइन विंड वेलोसिटी। ओके, ये सारे इक्वेशंस आपको IS 875 पार्ट 3 में मिल जाएंगे। कौन से इक्वेशन में? IS 875 पार्ट 3। क्योंकि विंड लोड कैलकुलेशन के लिए कौन सा यूज होता है, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं साइड पे, IS 875 पार्ट 3। ओके, ये होगा आपका विंड लोड कैलकुलेशन के लिए यूज। ठीक, तो ये PZ 0.6 VZ स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि यूनिट कौन से यूज होंगे।
तो ये होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। पीजर का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीन जो आपको वैल्यू मिलेगी वो कौन किसमें मिलेगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। वीजर क्या होगा, मीटर पर सेकंड में होगा। ओके, तो अब हमें एफ के लिए चाहिए पीजर, सीपी, सीपीआई और ए, और पीजर के लिए चाहिए वीजर। तो अब ये वीजर का इक्वेशन क्या है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है IS 875 पार्ट 3 में, ये रहा आपको वीजर के लिए। सो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो वीजर का इक्वेशन दिया हुआ है, ये रहा। वीजर इज इक्वल टू क्या किया है, तो वीजर इज इक्वल टू VB K1 K2 एंड K3। क्या दिया हुआ है, VB K1 K2 एंड K3। मीन्स VB क्या है, VB हो गया अपने बेसिक विंड स्पीड। VB का मीनिंग क्या होता है, VB का मीनिंग होता है अपना बेसिक विंड स्पीड, बेसिक विंड स्पीड। ओके, तो बेसिक विंड स्पीड जो होती है VB वो किस पे डिपेंड होती है, कि अपना रूफ ट्रस्ट कौन सी सिटी में सिचुएशन है या कौन से स्टेट में सिचुएशन है, उस पे डिपेंड होगा। अगर आपको दिया हुआ है वैल्यू क्वेश्चन में तो वो ले लो सिटी, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप अपने हिसाब से भी एज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पे अपन को दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अपना जो सिचुएशन का लोकेशन है गुवाहाटी का। तो हम गुवाहाटी का लोकेशन लेके, तो गुवाहाटी का लोकेशन कहाँ पे होगा, तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो वो भी IS 875 पार्ट 3 पेज नंबर 53। देखो पेज नंबर 53, कहाँ गया मेरा, वेट एक सेकंड। अब इसको नीचे लाना पड़ेगा, बहुत ऊपर आ गया है। ये ऐसी मिस्टेक होती रहती है, थोड़ी थोड़ा लेट को करना पड़ता है, सॉरी। यही रख देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गुवाहाटी दिया हुआ है, ये रहा गुवाहाटी। तो गुवाहाटी पे बेसिक विंड स्पीड क्या है, 50। ओके, मीन्स अपने को क्या दिया है कि सिटी, टाउन और बेसिक विंड स्पीड मीटर पर सेकंड। ओके, अप टू 10 मीटर हाइट फॉर सम इम्पोर्टेंट सिटीज एंड टाउन्स। ओके, 10 मीटर की हाइट तक ही होता है। तो गुवाहाटी दिया है 50। सपोज कि अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि चलो आसाम दिया हुआ है, पर यहाँ पे आसाम कहीं पे भी नहीं दिख रहा, ठीक है। आसाम मीन्स मंगलदई दिया हुआ है, एक आसाम की ही सिटी है मंगलदई, तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दी हुई है मंगलदई एम में। तो आप क्या करोगे, तो जो उसके पास की सिटी, वो आसाम की दूसरी सिटी क्या है, गुवाहाटी, तो उसकी भी अपन विंड स्पीड ले सकते हैं। सपोज कि अपन को गुजरात दिया हुआ है, गुजरात में अपन को यहाँ पे बड़ौदा, अहमदाबाद और सूरत दिया हुआ है। सपोज कि गोधरा नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे कि बड़ौदा की ले लो, ठीक है। तो वो चलता है। तो बेसिक विंड स्पीड अपने की गुवाहाटी की क्या हो गई, 50। तो फॉर एज पर 50 मीटर पर सेकंड कहाँ की है, गुवाहाटी के लिए। कहाँ की है, गुवाहाटी के लिए। वो अपन ने कहाँ से ली, तो IS 875 पार्ट 3 पेज नंबर 53 अपेंडिक्स A। ओके, अपन ने यहाँ से ली, ठीक है। अब आ गए अपन K1 K2 और K3। वो क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। K1 सब डिफरेंट डिफरेंट है। K1 है अपना प्रोबेबिलिटी फैक्टर, K2 है टेरेन फैक्टर और K3 है टोपोग्राफी फैक्टर, ठीक है। तो हम सीक्वेंसली उस सब को देखते हैं। तो उसके पहले इसको थोड़ा हटा देते हैं। इसको यहाँ रखते थे और हम K1 पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो अब अपन को फाइंड क्या करना है, K1। तो देखो यहाँ पे K1 की वैल्यू फाइंड करनी है, K1।
तो K1 क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। वो किस पे डिपेंड रहता है, वो भी डिपेंड रहता है, डिपेंड्स ऑन लाइफ पीरियड, कि लाइफ पीरियड क्या है अपने बिल्डिंग का, ओके। और दूसरा किस पे डिपेंड रहता है कि बेसिक विंड स्पीड क्या है, ओके, इस पे डिपेंड रहता है। विंड लोड कैलकुलेशन की खासियत ये है कि आपको कुछ याद नहीं रखना है, सब कुछ दिया हुआ है। तो K1 कैलकुलेट करने के लिए ये वाला आपको टेबल दिया हुआ है। तो इस टेबल में यहाँ पे दिया हुआ है टेबल 1, रिस्क कोएफिशिएंट्स फॉर डिफरेंट क्लासेस फॉर ऑफ स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट विंड स्पीड, ओके। यहाँ पे K1 की वैल्यूज दी हुई है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे अपन को लाइफ पीरियड दी हुई है 55, 25, 100। अब अपन को यहाँ पे डिजाइन करनी है, इसलिए अपने यहाँ पे खुद डिसाइड कर लेते हैं कि मेरी लाइफ पीरियड होगी चलो 25। तो बेसिक विंड स्पीड कितनी है मेरी, 50 है। तो 50 और 25 पे मेरा K1 क्या होगा, 0.90 होगा। तो K1 क्या है, तो आई एम एज्यूमिंग, क्योंकि दी नहीं है अपने क्वेश्चन में, तो एज्यूमिंग लाइफ पीरियड 50, ओके। तो फॉर दैट K1 इज इक्वल टू 0.90। तो K1 की वैल्यू मिल गई, ओके। ये टेबल आपको दिया हुआ है पेज नंबर 8, ओके। जहां पे ये आपका इक्वेशन मिलेगा ना, VZ के P1 K2 K3, उसी पेज पे आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है K1 टेबल 1 का, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है क्या, K2 की वैल्यू, जो है टेरेन कैटेगरी पे डिपेंड रहता है। तो देखो K2 की वैल्यू, तो उसके लिए ये आपको इमेज दे देते हैं एक, ये है K2 की वैल्यू फाइंड करने की इमेज। देखो ये टेबल का यूज करके अपन K2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये आपको टेबल 2 में दिया है, जो टेबल 1 के पीछे के पेज पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे K2 की वैल्यू जो है वो किस किस पे डिपेंड रहती है, एक तो हाइट पे डिपेंड रहती है, किस पे डिपेंड रहती है, एक तो हाइट पे डिपेंड रहती है, ग्राउंड फ्लोर से अपनी हाइट कितनी होगी। दूसरी टेरेन कैटेगरी पे डिपेंड रहती है, किस पे डिपेंड रहती है, टेरेन कैटेगरी पे डिपेंड रहती है। और लास्ट में किस पे डिपेंड रहती है, कि क्लास पे, कि अपने बिल्डिंग का कौन सा क्लास है। ये तीन चीज पे ये फोकस करना होता है हमें K2 की वैल्यू अगर फाइंड करनी होती है तो। चलो अपन को हाइट देखते हैं, क्वेश्चन में दी हुई है, स्पान दिया हुआ है, हाइट नहीं दी हुई है। तो हाइट हम एज्यूम कर लेते हैं, चलो 20 मीटर एज्यूम कर लेते हैं। मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ कि एज्यूम हाइट इज इक्वल टू 20 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ओके। एज्यूम हाइट डिजाइन होता है, तो डिजाइन में मोस्ट प्रोबेबली एजम्पशन पे बहुत फोकस करना होता है कि अपन को एज्यूम ज्यादा करना। तो मैंने एज्यूम हाइट कर ली 20 मीटर पे। अब टेरेन कैटेगरी मीन्स क्या है, यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं। तो टेरेन कैटेगरी 4 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। चार टाइप की टेरेन कैटेगरी दी है। तो उसको हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं, अगर डिजाइन करनी है तो अपन को टेरेन कैटेगरी का कोई सॉल्यूशन नहीं दिया होगा, तो उसे हमें एज पर IS 875 पार्ट 3 मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि टेरेन कैटेगरी क्या होती है। तो सपोज के दिस इज अवर एरिया, means city. This is our city. Let's consider this is our city. Okay, and the in city in center of the city, I am making my roof truss. मैं यहाँ पे अपना एक रूफ ट्रस बनाता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा कि टेरेन कैटेगरी कैसे डिसाइड करते हैं। तो सपोज कि ये मेरा खुद का एक रूफ ट्रस है, तो उसके सराउंडिंग जो ऑब्जेक्ट्स या कोई भी बिल्डिंग या कोई भी रूफ ट्रस होगा, उसकी हाइट 1.5 मीटर से कम होगी, द सराउंडिंग ऑब्जेक्टिव हाइट। तो टेरेन कैटेगरी 1, टेरेन कैटेगरी 1, तो उसमें क्या होगा कि द हाइट ऑफ सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स शुड बी
लेस देन 1.5 मीटर। तो यहाँ पे सराउंडिंग जो ऑब्जेक्ट होगी उसकी हाइट 1.5 से कम होनी चाहिए। यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहीं पे भी। ओके, तो ये टेरेन कैटेगरी 1 में आता है। अब टेरेन कैटेगरी 2 का लिखते हैं। तो टेरेन कैटेगरी 2, तो हाइट ऑफ सराउंडिंग objects or building or roof truss or trees should be less than 10 मीटर। तो यहाँ की जो बिल्डिंग होती है वो 10 मीटर या 10 मीटर से कम होनी चाहिए। तो वो क्या हो गया अपना टेरेन कैटेगरी 2 आ गया। अब टेरेन कैटेगरी 3 लेते हैं कि टेरेन कैटेगरी 3 कैसे अलग दिखती है। टेरेन कैटेगरी 3 उसका सेम है, लेस देन 10 मीटर बट क्लोजली स्पेस्ड। क्लोजली स्पेस्ड मीन्स क्या हुआ कि ये जो है वो एकदम नजदीक नजदीक होगा, बीच में बहुत सारा डिस्टेंस नहीं होगा। उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्लोजली स्पेस्ड कहते हैं। ठीक है। और टेरेन कैटेगरी 4, तो टेरेन कैटेगरी 4 क्या कहेगा अपन को। तो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स हाइट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 मीटर और ग्रेटर देन आवर रूफ ट्रस हाइट। ओके, तो वो क्या होगा, टेरेन कैटेगरी 4 होगा। चलो मैं यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है तो कंसीडर करता हूँ मैं टेरेन कैटेगरी 3। ओके, आई एम कंसीडरिंग टेरेन कैटेगरी 3। अगर आपको दिया होगा तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि आप टेरेन कैटेगरी ये कंसीडर करो। अगर नहीं दिया होगा तो ऐसे भी लिखा होगा कि द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ द बिल्डिंग्स आर क्लोजली स्पेस्ड एंड लेस देन 10 मीटर हाइट। तो अपन को समझ जाना चाहिए कि वो टेरेन कैटेगरी 3 की बात कर रहे हैं। तो हम लेते हैं टेरेन कैटेगरी 3, ये वाले। अब आया क्लास। तो क्लास कौन से 3 टाइप के क्लास है, तो वो कैसे डिफाइन हो गए। तो हमारे पास क्या है अभी कि हम ये रूफ ट्रस ले रहे हैं। तो रूफ ट्रस का हमारे पास ये, अगर सपोज कि हमारा ये रूफ ट्रस है, मैं चेंज करता हूँ पेन को कि कोई कलर अलग डिफरेंस कलर ले लेता हूँ कि सपोज कि दिस इज अवर रूफ ट्रस। ओके, ये हमारा रूफ ट्रस है। तो हमारे पास क्या है, ये है 15 मीटर। ये लेंथ हम ले लेते हैं, सपोज के यहाँ पे दी हुई है क्वेश्चन में कि नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, पर हमने स्पेसिंग दी हुई है 6 मीटर। तो हम 6 मीटर के, चलो 5 हमें एज्यूम कर लेता हूँ कि 30 मीटर है। ठीक है, और ये हमारा है हाइट 20 मीटर जो हमने एज्यूम किया अभी वो। ओके, सो हमारे पास 2 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, विड्थ लेंथ, और एक वर्टिकल डायरेक्शन है हाइट। हमारे पास क्या क्या है, एक वर्टिकल डायरेक्शन है हाइट इज इक्वल टू 20 मीटर और विड्थ इज इक्वल टू 15 मीटर और लेंथ इज इक्वल टू 30 मीटर। तो ये क्या हो गया अपना, हॉरिजॉन्टल हो गया। क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। और ये क्या हो गया हमारा वर्टिकल। तो अब क्लास ए बी सी कैसे डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टेबल जैसा बना देता हूँ क्लास ए, यहाँ पे एक टेबल जैसा बना देता हूँ क्लास बी, और यहाँ पे मैं लेता हूँ क्लास सी। अगर ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में से जो मैक्सिमम डायमेंशन हो गए, तो मैक्सिमम डायमेंशन of both is equal to 30 मीटर। आई एम कंसिडरिंग 30 मीटर बिकॉज यहाँ पे 20 है, 15 है, 30 है। तो ये तीनों में से जो मैक्सिमम है कौन सा है, 30 मीटर है।
तो अगर उसकी वैल्यू लेस देन 20 होगी तो क्लास ए, अगर उसकी वैल्यू 20 से 50 के बीच में होगी तो क्लास बी, और अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 50 होगी तो क्लास सी। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? कि यहाँ पे जो दोनों डायरेक्शन में जो हमें डायमेंशंस दिए हुए हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, तो हॉरिजॉन्टल में है 15 मीटर और 30 मीटर और वर्टिकल में है 20 मीटर। तो ये तीनों डायमेंशंस का जो मैक्सिमम है वो क्या है कि 30 मीटर है। तो वो 30 मीटर जो है वो अगर 20 से कम होता है तो क्लास ए में अपना रोटस आएगा, अगर वो 20 से 50 में है तो वो क्लास बी में आएगा, और अगर 50 से ज्यादा हो तो क्लास सी में आएगा। यहाँ पे अपना डायमेंशन है 30 मीटर, जो कहाँ पे फॉल होता है, जो होता है 20 से 50 के बीच में। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा स्ट्रक्चर जो है क्लास बी में आया है। तो तो हमारा टेरेन कैटेगरी कौन सा हो गया? 3 हो गया, क्लास बी हो गया। तो टेरेन कैटेगरी 3 है, क्लास बी है, हाइट हमारी क्या है 20 मीटर है, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 0.98। सो K2 की वैल्यू हमारी होगी 0.98। समझ गए? ठीक है। अब आई K3 की वैल्यू। तो फॉर K3 it is shown that it depends on topography factor, means how slopey, okay, topography factor. The topography factor theta is less than 3 degree, then K3 is considered as 1.0. If theta is greater than 3 degree, then K3 is considered between 1.0 to 1.36. We need to calculate it, but most probably it comes 1. Okay, here we are considering that consider K3 is equal to 1.0. तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज हो गई। VB जो है वो अपनी क्या हो गई, VD नहीं, सॉरी VB। ओके, अब हमारे पास जो VB है, VB क्या हो गई 50 मीटर पर सेकंड होगी। K1 क्या हो गई हमारी 0.90 हो गई, K2 क्या हो गई हमारी 0.98 हो गई, और K3 क्या हो गई हमारी 1.0 हो गई। तो एज पर द इक्वेशन Vz is equal to VB, K1, K2 and K3, we calculate the value of Vz. So what will be the Vz? So 50 into 0.90 into 0.98 into 1.0। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, तो देखो 50 into 0.9 into 0.98 into, तो 44.1 मीटर पर सेकंड आ गई। ओके, तो हमें Vz की वैल्यू मिल गई। अब Vz मिल गई तो हम Pz भी फाइंड कर सकते हैं। तो Pz की वैल्यू क्या आ गई, तो Pz का इक्वेशन है 0.6 Vz स्क्वायर, जैसे अपने ऊपर देखा। तो क्या हो गया वैल्यू 0.6 इंटू 44.1 होल स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि 44.1, तो कौन सी वैल्यू 1166.88, 1166.88 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमें Vz भी मिल गया, Pz भी मिल गया। तो अपना ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है F इज इक्वल टू माइनस CPE माइनस CPI एरिया इंटू PZ। तो हमारे पास PZ की वैल्यू आ गई, क्या है PZ की वैल्यू 1166.88 है। अब हमारे पास एरिया की वैल्यू भी है, स्लोप एरिया तो हमने पहले से फाइंड किया हुआ है। तो क्या है स्लोप एरिया की वैल्यू देख लेते हैं। तो स्लोप एरिया अपना था ये रहा 50.28 मीटर स्क्वायर। तो स्लोप एरिया क्या हो गया अपना, स्लोप एरिया हो गया अपना 50.28 मीटर स्क्वायर। तो हमें अब CPI और CPE की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब CPI क्या है, तो CPI हमारा इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट है। CPI इज द इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट। व्हाट? इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट। ओके, तो ये इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट अब किस पे डिपेंड होगा, तो वो होगा ओपनिंग ऑफ वॉल एरिया। किस पे डिपेंड होगा,
इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग ऑफ वॉल एरिया। अब कौन सी ओपनिंग? तो सपोज कि हमारा रूफ ट्रस है ये, तो इंटरनल प्रेशर कहां से जाएगा? तो एयर यहां से अंदर जाएगी और अंदर से रूफ ट्रस पे ना प्रेशर लगाएगी, अंदर से बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी। तो ये जो है ना, ये सब ओपनिंग हो गया, ये पोर्शन जो है ना, ये सब ओपनिंग हो गया। तो ये ओपनिंग ऑफ वॉल एरिया पे डिपेंड रहेगा। तो अब ओपनिंग कितना होना चाहिए? तो अब यहाँ पे 3 स्टेप्स है। अगर ओपनिंग है लेस देन 5%, देन प्लस और माइनस 0.2 सीपीआई वैल्यू। अगर ओपनिंग है 5 to 20%, तो अपना ये हो गया प्लस और माइनस 0.5। और ओपनिंग हो गया ग्रेटर देन 20%, तो अपना ये हो गया प्लस और माइनस 0.7। ओके, 3 कंडीशन है। अगर 5% से कम हो गया ओपनिंग, तो प्लस और माइनस 0.2 लिख दो। अगर 5 से 20 के बीच में आ गया तो प्लस और माइनस 0.5 लिख दो। और अगर 20 से ज्यादा हो गया तो प्लस और माइनस 0.7 लिख दो। तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, कंसीडर द ओपनिंग ऑफ वॉल एरिया is 10%, which will fall sorry, which will fall here. So the CPI value is minus 0.5. It is been low, that's why we are considering is minus 0.5. तो अब हमें सारी वैल्यूज मिल गई है, सिर्फ एक सीपीई की वैल्यू बाकी है। सीपीआई क्या हो गई? 0.5 हो गई। ओके, अगर आपको दोस्तों समझ में न आए तो प्लीज मेरे को कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको फिर से पर्टिकुलरली वो टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन दे सकूं। ठीक है, तो अब हम प्रोसीड कर रहे हैं फर्दर सीपीई के लिए। तो सीपीई क्या है? तो सीपीई हमारा है, सीपीई को हम कहते हैं एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट। एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट, ये हमारा हो गया सीपी। तो ये कहाँ पे, तो ये किस पे डिपेंड रहता है? तो इसके लिए हम IS 875 पार्ट 3 पेज नंबर 16 पे एक टेबल दिया हुआ है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो कौन सा टेबल है। ये वाला जो टेबल है ना, उस पे डिपेंड रहता है। अब ये टेबल की मेन बात ये है कि यहाँ पे कॉलम्स दिए हुए, ये 1, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ओके, तो ये 0 डिग्री और 90 डिग्री पे डिपेंड रहता है। ठीक है, वाइड एंगल 0 डिग्री का और वाइड एंगल 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे तो हम कैसे इसे कंसिडर करते हैं? तो देखो, ये फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे 4 रोज दी हुई है, ये रोज में कंडीशंस दी हुई है। तो ये पहली कंडीशंस क्या है? h/w शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 2। तो h अपनी क्या हो गई? हाइट। तो हाइट अपनी क्या है? 20 है। और w क्या है? स्पान 15 मीटर है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? तो 20/15 हो गया अपना 1.33 वैल्यू हो गई। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये कह रही है कि 1.33 जो है वो 1/2 से कम है, नहीं, तो ये वाली सेटिस्फाई नहीं होगी। यहाँ पे क्या है? 1/2 मीन्स 0.5 is less than h/w means 1.33 is less than 3/2 means 1.5। तो ये कंडीशन फुल्ली सेटिस्फाई हो रही है कि हमारी जो h/w वैल्यू है ये दोनों के बीच में आ रही है। तो ये वाली रो कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पहले तो डिग्रीज दी हुई है। तो डिग्रीज क्या है? अपने एंगल। तो अपना अल्फा एंगल क्या है? तो वो अपन ने फाइंड किया था, एंगल ऑफ रूट ट्रस, एंगल ऑफ रिपोज ये रहा 26.56 डिग्री। तो लो हम कंसीडर कर रहे हैं कि अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे 26 ऑफ 56 डिग्री। ओके, तो अब यहाँ पे 26.56 डिग्री, तो यहाँ पे अपन को 4 वैल्यूज फाइंड करनी है। कौन सी फाइंड करनी है? EF,
GH, EG और FH। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ EF, उसके बाद GH, उसके बाद EG और उसके बाद FH। तो हमारी जो 26.56 डिग्री है तो किसके बीच में आएगी? 20 और 30 के बीच में आएगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहले 20 फिर 30। तो फर्स्ट वैल्यू लेते हैं कि फर्स्ट क्या है, तो EF फाइंड करते हैं। तो EF में 20 माइनस 0.7 है और 30 माइनस 0.2 है, मीन्स यहाँ पे माइनस 0.7 है और यहाँ पे माइनस 0.2 है। ठीक है, सारी लिख देते हैं। यहाँ पे माइनस 0.5 है, यहाँ पे भी माइनस 0.5 है, यहाँ पे माइनस 0.8 है, यहाँ पे भी माइनस 0.8 है, यहाँ पे माइनस 0.6 है और यहाँ पे माइनस 0.8 है। ये दो लाइन की वैल्यू मैंने कंसिडर की, ये वाली। ठीक है, ये वाली। ओके, तो अब हमें फाइंड किसके लिए करना है? तो हमें फाइंड करना है 26.56 के लिए कि 20 के लिए ये है, 30 के लिए ये है, तो 26.56 के लिए कौन सी? तो the method we are using is the interpolation method. Which one? Interpolation method. अब मैं पहले सिंपल वाली कैलकुलेट कर देता हूँ। तो सिंपल वाली क्या है कि देखो यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे भी 0.5 ही आएगा, यहाँ पे 0.8 है, यहाँ पे 0.8 है, तो यहाँ पे भी 0.8 ही आएगा। ऊपर नीचे दोनों सेम वैल्यू है तो सेम ही आएगा बीच में भी। अब कैलकुलेट करना है EF और FH का। तो स्टार्टिंग विद द वैल्यू ऑफ EF। तो EF में क्या है कि अगर 20 के लिए है अपना 0.7, माइनस को आप अवॉइड करो क्योंकि माइनस विंड लोड कोएफिशिएंट है इसलिए दिया हुआ है, और 30 के लिए है अपना 0.2। तो पहले हम ये दोनों का गैप फाइंड करते हैं कि 20 और 30 का गैप कितना है। तो गैप है हमारा 10 का, और ये 0.7 और 0.2 का गैप क्या है? 0.5 का। अब हमें फाइंड किसके लिए करना है? 26.56 डिग्री के। तो 26 और 20 का गैप कितना हो गया? 6.56 हो गया। तो उसके लिए कितनी वैल्यू आई? तो अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये गुणिया डिवाइड बाई ये, तो क्या हो गया? 6.56 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 10, तो 0.328 हो गया। ओके, अब यहाँ पे आपको देखना है कि 20 से 30 की तरफ आप जा रहे हो तो यहाँ वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? तो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या करना है? माइनस करना है, माइनस 0.328 0.7 में से। तो जो वैल्यू आएगी वो अपनी 26.56 की होगी। तो 0.7 माइनस 0.328 तो कितने है? 0.372। तो ये वैल्यू आ गई 0.372। इसका मीनिंग कि अपने EF की वैल्यू क्या है? 0.372। ऐसे ही हम फाइंड करेंगे FH के लिए। तो FH फाइंड करते हैं। तो FH का क्या होगा? तो FH में 20 के लिए 0.6 है, 30 के लिए 0.8 है, 26.56 डिग्री के लिए अपन को फाइंड करना है। तो ये दोनों का गैप क्या हो गया? 10, और ये दोनों का गैप हो गया 0.2, और यहाँ पे 6.56। तो क्या वैल्यू आ गई अपनी? तो 6.56 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 10, तो 0.1312 हो गया। ओके, अब यहाँ पे 20 से 30 की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज होगी तो प्लस करना है। ये खास आप ध्यान रखना कि अगर इंक्रीज हो तो प्लस करो और डिक्रीज हो तो माइनस करो। तो कितना आंसर आ गया? 0.6 प्लस 0.1 0.7312 आ गया। आंसर क्या आ गया? 0.7312। तो ये अपना हो गया एक्सटर्नल कोएफिशिएंट। तो ये हो गया 0.7312। अब आप कहोगे कि ये 0 डिग्री और 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये अपनी जो बाहर से जो विंड लगती है वो क्या होती है? विंडवर्ड डायरेक्शन और लीववर्ड डायरेक्शन पे होती है। जहां से विंड लग रही है वो विंडवर्ड है और जहां से जा रही है पास होके वो लीववर्ड डायरेक्शन।
अब ये चार वैल्यूज अपन ने फाइंड की है, तो ये चारों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो कंसीडर होगी। तो मैक्सिमम कौन सी है, तो ये वाली। तो अपना सीपीयू होगा 0.8। ओके, so it means the value of CPE is equal to 0.8। तो अब हमारे पास सारी वैल्यू हो गई है, सीपीआई भी हो गई है। सीपीआई कितनी है अपनी 0.5। फिर एरिया क्या हो गया अपना 50.28, और पीजेड की वैल्यू क्या हो गई 1166.8। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो चलो अपन फोर्स फाइंड कर लेते हैं। तो फोर्स का इक्वेशन है F इज इक्वल टू माइनस सीपीई माइनस सीपीआई एरिया इंटू पीजेड। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट ऑन करते हैं तो क्या होगा -0.8 -0.5 50.28 इंटू 1166.8। तो क्या आंसर आया अपना, तो देख लेते हैं। तो -76.26 किलो न्यूटन। ओके, अब इसको डायरेक्टली हम रूफ ट्रस पे रख लेते हैं। तो हमारे रूफ ट्रस में पैनल्स कितनी है, तो ये देख लो। हमारे रूफ ट्रस में पैनल्स है 1 2 3 4 और 5। तो चलो पैनल्स पे डिवाइड कर देते हैं। तो पहले मैं रूफ ट्रस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो हमारा रूफ ट्रस ऐसा है। ओके, 1 2 3 4 और 5। ओके, तो ये वाली तो है एंड पैनल पॉइंट, ये वाली भी एंड पैनल पॉइंट, ये सारी है इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट। तो इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट के लिए हमें डिवाइड करना होगा इसे। F इज इक्वल टू, अरे IPP इज इक्वल टू 76.26 divided by 5. So the answer will be 15.25 किलो न्यूटन। तो अब ये माइनस में और विंड फोर्स ऐसे लगेगा, वर्टिकल साइड अपवर्ड डायरेक्शन, इंक्लाइन डायरेक्शन में होगा और बाहर की तरफ एरो लगेगा क्योंकि माइनस में है। तो कितना होगा ये 15.25, ये भी हो गया 15.25, ये भी हो गया 15.25, ये भी हो गया 15.25। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, आधा यहाँ पे आया आधा यहाँ गया, आधा यहाँ आया आधा यहाँ आया, आधा यहाँ आया आधा यहाँ, मेंबर पे से जॉइंट पे जा रहा है। ठीक है, तो इसका आधा यहाँ आ गया। तो अब एंड पैनल पॉइंट क्या हो गई अपनी, तो एंड पैनल पॉइंट EPP इज इक्वल टू 15.25 डिवाइड बाय 2। तो कितना आंसर आएगा 7.6 किलो न्यूटन, 7.62 किलो न्यूटन। तो ये ऐसे लगे। ओके, सो फ्रेंड्स ये था हमारा विंड लोड कैलकुलेशन ऑफ स्टील रूफ ट्रस। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया। अगर ना आया हो तो प्लीज कमेंट मी, देन आई विल एक्सप्लेन यू अगेन द टॉपिक व्हिच यू हैवंट अंडरस्टूड। ओके, सो आज के लिए इतना ही। ओके, so I have completed the load calculation on steel roof truss, the load calculation of dead load, live load and wind load। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो से।